एक संवाद एट अरुणिम अंकुरण में आपका हार्दिक स्वागत है। ये एक चर्चा है। टुडे वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर श्री राजीव रंजन मिश्रा, सीनियर एडवाइजर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन कोल इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोल, former chairman cum managing director Western Coalfield Limited. A word about Arunim Ankuran. This is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. And we believe that each person is unique and special in some way. And each one of us can be change makers. ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे गेस्ट एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर हैं जिन्होंने एक बहुत बढ़िया पुस्तक लिखी है, टीम भावना की सच्ची कहानी, असंभव संभव. So transformational leadership is a theory of leadership where a leader works with teams to identify needed change, creates a vision to guide the change through inspiration, and executes the change. So transformational leaders inspire and motivate their workforce without micromanaging. मुझे बहुत अच्छा सौभाग्य मिला है कि मैं WCL के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में somewhat एसोसिएट हो चुकी हूँ. And what I have discovered is that very few people have team leaders जिनकी absence में भी उनकी तारीफ की जाती है. So Rajiv Mishra sir is one of those people. He holds a degree in geology and postgraduate diploma in personnel management and industrial relations. He is known for his team building capabilities and strategic management acumen. He has been spearheading the development strategies of WCL and has emerged as the leading light to all the subsidiaries of CIL in over 38 years of service. So, a long list of awards, and most powerful HR professional of India, IME HR Leadership Award, 30 most talented HR leaders in PSU's award, Global HR Excellence Award, BT Star PSU Award for Excellence in Human Resource Management by Bureaucracy Today, Governance Now PSU Award for 2015 for HR Initiative. So, sir, thank you so much. आपका हार्दिक स्वागत है एक संवाद में. और बहुत खुशी है मुझे कि आप हमारे लिए टाइम निकाल पाए. So, आपसे हम चर्चा करेंगे अबाउट योर जर्नी. आपने जहां से शुरुआत की और जहां तक आप पहुंचे हैं उसमें क्या क्या आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंसेस थे, देन आपका जो WCL में एक्सपीरियंस है एंड योर बुक. सो प्लीज टॉक टू अस अबाउट योर जर्नी सर एंड द माइलस्टोन्स. धन्यवाद पहले कि आपने मुझे यहाँ बुलाया. इट इज रियली आई एम फीलिंग ऑनर्ड टू बी हियर टुडे ऑन योर प्लेटफॉर्म. दरअसल क्या है, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ. पैदाइश पटना में हुई और फादर हमारे सिविल सर्विसेज में थे और परवरिश वहीं हुई, पढ़ाई लिखाई वहीं हुई और धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती गई. स्कूलिंग फ्रॉम सेंट जेवियर्स पटना हुआ, फिर उसके बाद मैं पटना यूनिवर्सिटी में आया. ग्रेजुएशन जियोलॉजी में मैंने की और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने जियोलॉजी में किया. एक खास बात ये थी कि कॉलेज में आने के पहले मुझे लिखने पढ़ने का शौक था. मेरे बड़े भाई साहब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में थे, उन्होंने मुझे प्रेरित किया और मैंने लिखना शुरू किया. और उस समय से विचारधारा थी, एक समाजवादी विचारधारा लेकर चला था कि भले हमारे परिवार में कोई पैसे की दिक्कत नहीं थी या मेरे परवरिश में कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैं चाहता था कि एक समय के बाद मैं खुद अपने जीवन का निर्वाह खुद करूं. और इसको ध्यान में रखकर मैंने जर्नलिज्म की ओर ध्यान दिया और अखबारों में मैंने लिखना शुरू किया. मैं पार्ट टाइम अखबार में काम करता था. दिन में मैं कॉलेज अटेंड करता था, शाम में मैं अखबारों में अखबार में जाकर काम करता था. और मुझे जो उससे तनख्वाह मिलती थी या जो भी रिम्यूनरेशन मिलता था
उससे मैं कोशिश करता था कि मैं आगे की पढ़ाई करूं। ऐसा नहीं था कि मेरे घर में ऐसी कोई दिक्कत थी, लेकिन दिमाग में एक एक बात थी कि खुद सेल्फ सस्टेनेबल जिसको कहते हैं वो लिखने की शुरुआत वहां हुई। और एक समय ऐसा भी आया कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ये सोचा कि जर्नलिज्म ही करूं और जर्नलिस्ट बनूं। काफी मेरे बड़े भाई साहब का काफी प्रभाव रहा मेरे ऊपर, लेकिन पता नहीं क्यों उस समय में पारिवारिक ये था कि साहब जर्नलिज्म से बेटर है, सिंस यू हैव डन एमएससी इन जियोलॉजी, व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर योर मेन स्ट्रीम जॉब। और उसके बाद कोल इंडिया की उसी समय वैकेंसी आई और वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी थी, और मैंने अप्लाई किया और मैंने ज्वाइन किया 1981 में। लेकिन क्या है कि कुछ दिनों तक वो जो कीड़ा था जर्नलिज्म का वो काटता रहा मुझे, और मैं लिखता रहा। उस समय तो मैं ऑफिशियली अपने नाम से मैं नहीं कर सकता था, लेकिन मैं अपने दूसरे प्लेटफॉर्म से लिखता था और कोशिश करता था कि उससे जुड़ा रहूं। धीरे धीरे व्यस्तता बढ़ती गई और चीजें छूटती चली गई पीछे। तो ये तो जर्नी हुई कोल इंडिया में एंट्री की, और कोल इंडिया में शुरुआत मेरी एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग से हुई, बीइंग ए जियोलॉजिस्ट। 1981 से लेके 1987 तक मैंने कोर जियोलॉजी फंक्शन किया। उसके बाद लोगों को लगा कि ये एचआर का आदमी ज्यादा लगता है, टेक्निकली तो साउंड है ही, एचआर का भी आदमी लगता है। तो हमारे जो बॉसेस थे उन्होंने पता नहीं मुझ में क्या देखा, तो मुझे वो भीड़ से अलग ले जाने की उन्होंने कोशिश की। और मेरे उस समय हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और उन्होंने मुझे आज़ादी दी, बहुत जूनियर ऑफिसर होकर भी मुझे आज़ादी दी कि बड़े प्लेटफॉर्म पर भी मैं जाके कंपनी के बारे में प्रेजेंट करूं और बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाके बात करूं। तो वो जो एक भटक होती है वो खुल गई, और तब मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं, ये जो है ये करना जरूरी है। और करते करते धीरे धीरे पहले प्रमोशंस होते गए, फिर मैं डायरेक्टर पर्सनल हुआ, डायरेक्टर एचआर हुआ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में 2011 में। और फिर 2014 में मेरा सिलेक्शन एज चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड हुआ। तो ये यात्रा मेरी रही। 31 दिसंबर 2020 को मैंने अपनी पारी खत्म की। तो यही हमारी जर्नी रही। एक आम आदमी, एक मध्यम वर्गीय परिवार, गांव से भी जुड़ा रहा, शहर, पढ़ाई लिखाई शहर में हुई पटना में। तो यही यात्रा थी मेरी अब तक की। तो सर हम सब के जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं जो एक प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं हमारे लिए। तो आपके लिए कौन से वो लोग हैं जिनसे आपको प्रेरणा मिली कि जिस तरीके से आपकी देखिए जर्नी हुई है? जी, देखिए क्या है कि मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट करते करते तक, मैं उस समय तक बड़ा मीडियोकर स्टूडेंट था। मैंने मैट्रिकुलेशन सेकंड डिवीजन से पास किया, इंटरमीडिएट में भी था तो आईएससी साइंस था। तो मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट था। आईएससी के बाद मैंने किताबें पढ़नी शुरू की। सबसे पहले तो रामकृष्ण परमहंस की कहानी पढ़ी, और फिर स्वामी विवेकानंद पर चर्चा होने लगी। और वो जो मैंने कहा ना, समाजवादी विचारधारा, तो मुझे अंदर में एक महसूस होने लगा कि नहीं, मुझे भीड़ से अलग होना है, कुछ अलग करना है। क्योंकि उसके बाद भी जो मैं बताऊंगा आपको कि मेरा ये मानना है कि अगर आपके आसपास के लोग, अगर आपने अपने आसपास के लोग, आप अगर फैमिली में है तो फैमिली के लोगों को अगर आपने आपका उन पर भरोसा और उनका आप पर भरोसा अगर है तो चीजें अच्छी चलती हैं। उसी तरह जब आप फैमिली से निकलकर कॉलेज में जाते हैं या आप नौकरी करने जाते हैं, तो हम क्या है ना कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हम प्रॉफिट लॉस, मशीन्स, सब चीज पर बहुत ध्यान देते हैं, हम चीजों पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन उन चीजों के पीछे करने वालों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। सही बात। हम ये मान के चलते हैं कि ये लोग जो हैं ये ठीक ही होंगे। तो इसीलिए ये शुरुआत, उस समय मुझे ये ध्यान आया कि नहीं, मुझे सब चीज, हर हर पहलू को देखना है और लोगों को समझना है। तो मैंने लोगों से समझना शुरू किया
और आपने पूछा ना कि आपका आइडल कौन थे। मेरे लिए एक आम राह चलता हुआ आदमी भी मेरे लिए आइडल हुआ, क्योंकि वो अगर कुछ अच्छी अलग चीज कर रहा था तो मुझे अट्रैक्ट करता था। तो मैंने उसको पता नहीं क्यों अचेतन मन में मैंने उसे रिकॉर्ड करना शुरू किया। और फिर ग्रेजुएशन में मैंने मेरा जो रिजल्ट हुआ वो बड़ा जबरदस्त हुआ, और पोस्ट ग्रेजुएशन में उससे भी बेटर हुआ, और फिर उसके बाद वो सिलेक्शन हुआ। और जब मैं लिखता था तो उस लिखने में मेरी लेखनी उसी समय से शुरू हो गई थी कि मैं आम जीवन पर लिखता था, मैं आम लोगों के बारे में लिखता था, मैं उनको ऑब्जर्व करता था, छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करता था। तो मेरे आइडल एक तरफ तो अगर मैंने कहा स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, बट दूसरी तरफ एक आम आदमी भी मेरे लिए, और आज भी मैं एक आम आदमी से सीखता हूँ। तो ये मेरी यात्रा रही है अब तक की। और उसके बाद जब मैं नौकरी में आया तो मेरा ये मानना था कि एक बेसिक मेरी फिलॉसफी ये रही है कि मैं मानता हूं कि भीड़ में शामिल होना चाहिए। भीड़ आपको कॉन्फिडेंस देता है लेकिन आपकी आइडेंटिटी छीन लेता है। वो आपको कॉन्फिडेंस जरूर देगा लेकिन आप भीड़ में खो। तो मैं भीड़ से अलग हमेशा मैंने कोशिश की, आउट ऑफ बॉक्स, जिसको मैंने बाद में नाम दिया। क्योंकि ये मैं मानता, आप देखेंगे किसी भीड़ में आप खड़ी हैं या ऊपर से आप देख रहे हैं कि कोई भीड़ है, अचानक आपको एक आदमी पर नजर जाती है, उसने कोई कुछ या तो उल्टी हरकत कर दी हो या कुछ कुछ अजीब तरह का ड्रेस पहना हो, तो क्यों नजर गई आपकी? इसलिए कि उसने भीड़ से कुछ अलग किया है। तो वो भीड़ से अलग करने वाली बात मैं हमेशा हर जगह कहता हूं कि वो भीड़ से अलग होने के लिए होने की जरूरत है, क्योंकि और उसके लिए जरूरी है आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको सबसे पहले आप क्या हैं, ये अगर आप में कॉन्फिडेंस है, तभी आप दूसरे का कॉन्फिडेंस ले सकती हैं, तभी दूसरे आप पर कॉन्फिडेंस रखेंगे, विश्वास रखेंगे। तो एक तो भीड़ से अलग होना, दूसरा खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना, तीसरा विजन, पॉजिटिव सोच, विजन। आकाश की सोचेंगे तब छत तक पहुंच पाएंगे, छत की सोचेंगे तो कभी भी नहीं ऊपर उठ पाएंगे। तो मेरे मेरे दो असूल रहे, एक तो कि मैं भीड़ से अलग हूं, और एक हमेशा मैंने असंभव की ओर हाथ बढ़ाया। जो लोगों ने कहा कि असंभव है तो मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की। कई बार ऐसा हुआ कि वो संभव नहीं हुआ, लेकिन 90% बार ये हुआ कि वो संभव हुआ, और तब आत्मिक संतुष्टि मिली और तब अपने ऊपर भरोसा हुआ कि हाँ, मैं ये कुछ कर सकता हूँ। लेकिन ये सारी चीजें मैंने अकेले नहीं की, हमेशा एक टीम को पहले बनाया, उन पर विश्वास किया, उनका विश्वास जीता, और तब असंभव को संभव किया। और इसीलिए ये जो मेरी किताब है, ये बिल्कुल मेरे मेरे जो मैं जो अंदर में हूं, वही वो किताब है, वही कहने की कोशिश की मैंने। तो सर, आपने कितने सारे लोगों के साथ इंटरैक्ट किया है, आपके इतने सारे अनुभव होंगे, उसमें से कुछ ऐसे अनुभव जो आप भूल नहीं पाते हैं, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फेलियर्स हो या सक्सेसेस हो, विच एवर वे। मैं असंभव को संभव करने वाली बात की एक छोटी घटना मैं बताता हूँ। बहुत सी है ऐसी, करीबन 50 ऐसे हैं उदाहरण जो बहुत ही छोटा, मैंने एंट्री ली थी ऑफिस कॉलेज इसमें कोल इंडिया में। और मैं जो हमारे यहाँ E1 से लेके E8 और उसके बाद डायरेक्टर, उसके बाद CMD, तो ये जो समझिए ये स्केल है, तो मैं E3 था उस समय। और मेरे एक सीनियर थे जो डायरेक्टर होके आए थे कंपनी में, और मैं उनके साथ अटैच्ड हुआ था। मैंने कहा ना कि एक ऐसा समय आया जब लोगों ने मुझे आइडेंटिफाई किया कि ये भीड़ का कुछ अलग आदमी है, तो उन्होंने मुझे खींचा। तो वो एक एक उनको उनको एक बहुत बड़ा बंगला मिला था, और उनकी शिफ्टिंग हो रही थी। तो नेचुरली क्या होता है कि थोड़ी बहुत मदद करने के लिए लोग चले जाते हैं, तो मैं भी गया हुआ था कि साहब कैसे शिफ्टिंग हो रही है। और जब शिफ्टिंग होके जब बंगले के बाहर मैं निकलता था, तो बाहर खड़े खड़े होकर सोचता था यार ये कितना भाग्यवान आदमी होगा, क्योंकि उनका नाम लिखा होता था उस पर। नाम उनके वो पुराने बंगलों में आपको याद होगा कि जो पिलर पर नाम होते हैं उसके पीछे शीशे में नाम होता है, और बत्ती जलती है तो नाम ग्लो होता है। यस। तो एक तरफ नाम लिखा था और एक तरफ उस बंगले का नाम लिखा था। तो वो दोनों, और मैं बाहर एक मुड़ेर हुआ करता था, उस पर बैठ जाता था और उसको देखता रहता था, बंगलों को और उस गेट को। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो कहता था कि यार तुम रोज क्या देखते हो इस पे?
तो मैं कहता था कि यार ये कितने भाग्यवान होंगे कि इतना अच्छा इन्होंने कर्म किया होगा, मुझे एक दिन ऐसा ही बनना है। तो उसने कहा यार तुम या तो पागल हो या तुम ज्यादा ही कुछ सोचते हो, छोड़ो इन सब बातों को। बात खत्म हो गई। बल्कि उसने मेरे कई कलीग्स को कहा कि कलीग्स मजाक भी उड़ाते थे कि देखो साहब ये बात खत्म हो गई। ये घटना है सन 1989 की, 89 की। बात खत्म हो गई, समय बीता और ऐसा हुआ कि मैं डायरेक्टर पर्सनल होके, निदेशक कार्मिक होके सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के पद पर गया। तो मैंने ज्वाइन किया। तो जो घर मुझे मिला था उसमें पीछे से भी रास्ता था ऑफिस जाने का, वो ऑफिस प्रेमाइसेस में था। तो मैं जाने आने लगा घर से। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मेरी पत्नी ने कहा कि आपने देखा है आपका नाम सामने बोर्ड पर लगाया है, क्योंकि कभी फ्रंट गेट से निकला नहीं। तो मैं जब बाहर आया तो मैं आपको बताऊं, ये वही बंगला था, ये वही पिलर था और इस पर वही नाम लिखा था। सिर्फ फर्क ये था कि उनका RN से शुरुआत थी और मेरे RR से शुरुआत थी। और वो हुआ और मेरे आंख से आंसू निकल गए उस समय। मैंने कहा कि अगर कोई चीज, वो कहते हैं ना, किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो सब लोग मदद करते हैं। मैं ये मानता हूं यू पुट योर 100%, बाकी बाकी छोड़ दो। लेकिन हाँ, 99% पर फिर उम्मीद मत करना कि हर चीज सही होगा। अगर आपने ये समझ लिया कि अब हमसे नहीं होगा, अब ये फाइनल है, तो कहीं ना कहीं कोई शक्ति है जो आपको मदद करती है, और वो हुआ। तो इसीलिए मैं WCL जब आया, मैं अब दूसरी बात बताऊंगा। मैं से डायरेक्टर पर्सनल था सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में। तो जब CMD का पोस्ट निकला तो 1 2 3 कंपनियों का निकला। लेकिन मैंने WCL के सबके लिए अप्लाई किया, मैंने WCL के लिए भी अप्लाई किया। तो जब मैं अप्लाई कर रहा था तो कई लोगों ने कहा कि यार क्यों तुम अप्लाई कर रहे हो, ये एक ऐसी कंपनी है जो डूब चुकी है, जो उठने वाली नहीं है। तो तुम ऐसा तो नहीं कि तुम अपने करियर से खिलवाड़ करने जा रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, देते हैं, फिर भी करते हैं। और किया और सिलेक्शन हो गया। जब सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के बाद इसकी चर्चा मैंने अपनी इस किताब में की है, इस पर्टिकुलर इंसिडेंस का। तो जिस दिन मेरा आदेश निकला तो नॉर्मली क्या होता है, कलीग के बीच में बड़ी खुशी होती है, अरे साहब ये डायरेक्टर से CMD हुआ। मैंने उस दिन ऑब्जर्व किया कि मेरे उस सफलता की खुशी बहुतों को नहीं हुई। वो इसलिए नहीं कि कोई अलग दूसरी बात थी, वो इसलिए कि वो मुझे चाहते थे और वो ये समझते थे कि ये जो जिस कंपनी में जा रहा है वहां इसका करियर खत्म हो जाएगा। तो मुझसे उन्होंने कहा कि क्यों आपने ऐसा किया जानबूझ के। फिर वही बात, असंभव की और हाथ लपकने वाली। तो मैंने कहा कि ठीक है, जाता हूं। अगर कंपनी डूबी रही है तो ऐसे नहीं डूबने दूंगा, लड़ूंगा उसकी। आई पुट माई 100%। और तब अल्टीमेटली जब मैं यहाँ आया तो फिर वही चीज, भीड़ से अलग हटने वाली बात थी। और ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, जो बार बार मैं कहता हूँ, जो कहता हूँ ना कि लोगों को अगर आप एक अपने प्यून को भी, आप लोएस्ट पॉसिबल जो कर्मचारी है आपको, आप ये समझिए कि अगर वो ना हो तो कंपनी नहीं चलेगी। लोग समझते हैं कि हम ही हैं, CMD हैं, डायरेक्टर हैं, जनरल मैनेजर हैं, HODs हैं, वही कंपनी चलाते हैं। नहीं, हर की वक्त है। और हर की वक्त अगर आप बताएंगे कि वो तुम मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो, तो वो आपके से जुड़ेगा। तो पहले मैंने टीम बनाने की कोशिश की, फिर टीम बनी और टीम को हमने परिवार में कन्वर्ट कर दिया। और मैंने नहीं किया, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, मैंने सिर्फ हाथ बढ़ाया और लोगों ने हाथ थामा और चेन बनता चला गया और WCL आज कहां से कहां पहुंच गया। तो यही मोटा मोटी जो है ये यात्रा है हमारी। So amazing, sir. It's beautiful. Congratulations to you. So मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है, बिकॉज आप बार बार बोल रहे हैं भीड़ से अलग होने की चाह कहाँ से आई? देखिए ऐसा है कि बचपन शुरू में क्या था, जब मैं कॉलेज के दिनों में था तो मैं एक्सटेम्पोर वाद विवाद और ये सब में मैं रहता था हमेशा। तो चाहे कोई भी टॉपिक हो, लोगों को लगता था कि ये टॉपिक सही है। मतलब होता है ना कि एक पक्ष में एक विपक्ष में, तो मैं हमेशा सही के विपक्ष में जाता था।
मैं हमेशा कहता था कि मैं उसको चैलेंज करूं। मुझे चैलेंज करना और चैलेंज लेना, मुझे पता नहीं क्यों वो जो बताया ना कि आईएससी के बाद जब मैंने आम लोगों को देखा, देखिए क्या होता है, हम अपने दुख से दुखी होते हैं, हम और आप इतने सक्षम हैं, और फिर हम अपने दुख से कि आज ये नहीं है हमारे पास, वो नहीं है हमारे पास, ये नहीं है, कभी हम नीचे नजर नहीं करते हैं। कभी हम उन लोगों को नहीं देखते हैं जिनके पैर नहीं है और जिनके हाथ नहीं है, वो भी जीवन जी रहे हैं। जिनके पास छत नहीं है वो भी जीवन जी रहे हैं। जिनके पास सुबह दिन के खाने के बाद ये नहीं पता है कि रात का खाना मिलेगा कि नहीं, और हम अपने दुख से दुखी होते हैं। तो मैंने उन लोगों को जब ऑब्जर्व करना शुरू किया आफ्टर आईएससी, मैंने कहा ना मैं समाजवादी विचार, मैं एक समय ऐसा आया था कि मैं एक खादी का कुर्ता और एक पजामा, पैंट, फुल पैंट, और बगल में झोला लटका के ही मैं कॉलेज जाता था, जबकि उस समय हमारे कॉलेज में कोई बाइक से आता और मैं साइकिल से जाता था या पैदल जाता था। इसलिए नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, विचारधारा। और रही बात की आउट ऑफ बॉक्स करने की, देखिए जैसे अब डब्ल्यूसीएल में आया, तो डब्ल्यूसीएल एक कोल कंपनी, क्या है उसका, क्या काम है, कोयला निकालना और देना लोगों को। लेकिन साथ लेके चलने की बात हुई और आउट ऑफ बॉक्स भी करने की बात हुई, तो खदानों से पानी निकलता। मैं जब गया वहां तो मैंने कहा कि यार ये कंपनी डूब क्यों रही है, तो पता लगा कि साहब इस कंपनी के पास आगे जमीन नहीं है, आगे प्रोजेक्ट्स नहीं है, और अगर प्रोजेक्ट्स नहीं खुले तो 2-3 साल में ये कंपनी बंद हो जाएगी। आप नागपुर में रहती हैं, आपको अंदाज होगा कि विदर्भ की सबसे बड़ी कंपनी है वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, और इस पर न केवल 40-45 हजार एक कर्मी डिपेंडेंट है, बल्कि उनके परिवार के लोग, और अगर बाकी एंसिलरी यूनिट्स बाकी कर लीजिए तो 10 लाख लोग इस पर की जीविका चलती है इससे। और अगर ये कंपनी बंद होती तो आप सोचिए विदर्भ की क्या हालत होती। तो जब वो मैं गया वहां तो मुझे, और मेरी आदत ये रही है कि कोई भी काम को शुरू करने के पहले पल्स जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर रोग कहाँ है, क्योंकि जब तक आप रोग नहीं जानेंगे, डॉक्टर जब तक रोग नहीं जानेगा दवा नहीं। तो वो जो डायग्नोसिस होता है ना, तो डायग्नोसिस करने के लिए जरूरी ये नहीं है कि आप तुरंत जंप करें। तो लोगों ने कहा कि जमीन नहीं मिलती है इसलिए कि गांव वाले आपको मारकर भगा देते हैं कि साहब ये खाली प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। तो शुरुआत में और मेरे पास वक्त नहीं था, वो अक्टूबर का महीना था, मैंने ज्वाइन किया था, और उस साल अगर मैंने अच्छा नहीं किया होता तो फिर मुझे एक डिसीजन लेना पड़ता कि भाई कंपनी बंद होगी कि क्या होगी। 1 महीने के भीतर मैंने करीबन 20-25 गांव का भ्रमण किया, और कहीं किसी को ये नहीं कहा कि मैं यहाँ प्रोजेक्ट खोलने आया हूँ। मैं जानना चाहता था कि दिक्कत क्या है। वहां एक बेसिक दिक्कत मुझे नजर आई पानी की, कि इरिगेशन के लिए पानी, वाटर नहीं था। खेतों में कहीं कहीं दरारें पड़ी थी, जिसके कारण आपको याद होगा कि किसान कुछ गलत कदम भी उठा ले रहे थे, और बगल से माइन वाटर निकलता था और बह के नालियों के माध्यम से चला जाता था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ लोगों को कहा यार ऐसा करो, इस नाली को गहरी कर दो और चौड़ी कर दो, और वो पानी बहने लगा, चौड़ी हो गई नाली, और वो नदी का शक्ल ले चुकी है अब। और लोगों ने उससे इरिगेशन, मतलब खेतों में पानी जाने लगा, फिर इरिगेशन कैनाल में पानी देना शुरू किया। फिर उसके बाद भी हुआ कि साहब अब पीने का पानी होना चाहिए, तो फिर आरओ प्लांट किया और फिर कोल नीर बना। तो ये क्या हुआ, कोयले की खदान से निकलकर पानी, दिस इज आउट ऑफ बॉक्स। और इसमें आप ये सोचिए कि कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं किया, जो चीजें हो रही थी उसी को स्ट्रीमलाइन किया, भीड़ से अलग हो गए। भीड़ में होना मतलब आप कोयला प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप दे रहे हैं पावर हाउसेस को। भीड़ से अलग होने में सेकंड हुआ कि साहब आम जनता को रेती की जरूरत होती है, सस्ते रेत की, बालू जिसको हम लोग बोलते हैं। तो फिर हमारे पास ओवरबर्डन था, उसको क्रश करके हम लोगों ने कहा कि साहब सस्ते दर पर, तो 50% नहीं, 40% नहीं, 30% पर लाकर हम लोगों ने रेट को किया, और प्रधानमंत्री आवास योजना, वहां लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम होता है, उसमें देना शुरू किया। तो कई तरह के ऐसे थे जो कि लोगों के माध्यम से। अब जैसे आप कहेंगे, जैसे क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि कई लोग कहते थे कि साहब आप कहते हो कि सबसे आखिरी तबका भी जरूरी है, ये कैसे। एक दिन मैं दफ्तर में पहुंचा, तो मैं लिफ्ट में घुसा, तो शुरू शुरू की बात है, तो लिफ्टमैन ने मुझसे संकोच में ही पूछा कि सर आप कहते हो कि
हर कोई जरूरी है, तो आप ये बताइए मैं क्यों जरूरी हूँ, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है? मैं तो रोज लिफ्ट में ले जाता हूँ, आपको ले आता हूँ। जब लिफ्ट मेरे फ्लोर पर पहुंची, मैं थर्ड, मेरा दफ्तर थर्ड फ्लोर पर था, तो मैं उसको बाहर लेके आया। मैंने कहा तू एक काम कर, आप रोज कितने बजे आते हो? तो उसने कहा कि वहां दफ्तर 10 बजे से शुरू होता है, तो उसने कहा कि मैं 9:15 तक आ जाता हूँ और 11 बजे तक रहता हूँ। तो मैंने कहा एक काम करो, और वो आपने देखा होगा वो जो WCL का दफ्तर है वो 10 मंजिला है। तो मैंने कहा कि एक काम करो, कल तुम 9:15 बजे मत आओ, और तुम उसकी चाबी बंद करके, चाबी लेके तुम कहीं एक ऐसी जगह चले जाओ जो कि लोग पता न लगे। तो उसने संकोच किया। मैंने कहा यार मैं तो CMD की हैसियत से बोल रहा हूँ, करके देखो तो सही। और मैं जानता था कि ये उस दिन ये नहीं आएगा, और मैं भी वहां करीब 9:30 के करीब पहुंचा। धीरे धीरे लाइन लग रही थी। जो पहले तल्ले वाले थे वो तो निकल लिए, जो दूसरे तल्ले वाले थे वो भी किसी तरह निकल लिए। मैं तीसरे तल्ले पर था, लेकिन मुझे देखना था, तो तीसरे तल्ले वाले लोगों ने कहा साहब तीसरे तल्ले पर भी जाते हैं किसी तरह। बट 3 के बाद वाले सब रुक गए वहां, और 10 तल्ले वाले तो सोच भी नहीं सकते थे। बिल्कुल। और हंगामा मच गया, और वहां पर लगभग करीब करीब 50 लोग खड़े हो गए। तब वो आया, तब मैंने उसको बुलवाया और हंगामा शुरू। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा देखो एक चीज बताओ, ये जो 50 लोग 1.5 घंटे अगर ऊपर नहीं गए, तो 1.5 घंटे में इन्होंने कुछ काम किया होता ना। अगर काम किया होता तो कुछ तो WCL का कल्याण होता। तो तुम सोचो, एक अकेले व्यक्ति, पूरी कंपनी को तुमने होल्ड पर रखा, तो हुए ना इम्पोर्टेंट। उसके बाद से चीजें बदलनी शुरू हो गई। उसके बाद से लोगों ने अपने आप को, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ एक जो लोएस्ट एंट्री होती है कर्मचारी में, वो कैटेगरी 1 की होती है। वो कैटेगरी 1 एम्प्लॉय भी अपने आप को CMD समझता है। ये जो एक एक जो जो आइडेंटिटी है ना, आप उसको, उसके बाद आप खुद ही देखिए ना, बच्चों को, आप अपने बच्चे को कहिए तुमने बड़ा अच्छा काम किया, हर कोई अप्रिसिएशन चाहता है, हर कोई रिकॉग्निशन चाहता है। होता क्या है कि हम और आप अपने ह्यूमन कैपिटल को अज्यूम्ड मान लेते हैं कि वो तो ठीक है ही, बाकी सब चीजें देखिए। ये सिर्फ कंपनी की बात नहीं है, ये देश की भी बात है। देश में भी अगर ह्यूमन कैपिटल को हमने संभाल लिया, तो कोई भी टारगेट आप अचीव कर सकती हैं। कोई भी टारगेट बोर्ड पर लगा दीजिए, अचीव हो जाएगी, और यही बात हुआ WC। तो सर मैंने जब भी इंटरेक्ट किया तो कुछ ऐसी बातें जो मुझे बहुत अच्छी लगी सुन के, दैट आप लोगों के घर जा जाके उनसे कनेक्ट होते थे एंड यू वुड गेट फीडबैक फ्रॉम देम। तो उसमें से कुछ ऐसा जो कि आपको भी बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के कि you got such information which was very valuable and देखिए क्या था, एक तो क्या था कि नीचे से जुड़ने से, क्योंकि व्हाट्सएप आजकल सोशल मीडिया है, हाँ। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में उनके साथ जुड़ा हुआ था। तो क्या होता था कि छोटी छोटी जमीनी हकीकत वहां से पता लगती थी, तो मुझे डिसीजन लेने में, काम करने में आसान होता था। और जहां तक घर जाने की बात है, आप मुझे एक चीज बताइए, मैं ये मानता हूं, हम और आप अपने परिवार के लोगों से मिलने जाते हैं ना घर, क्यों जाते हैं? हम और आप उन आप हम अपने भाई के यहाँ जाते हैं, बच्चों के यहाँ जाते हैं, भतीजे भतीजियों के यहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं? हम उनको परिवार का हिस्सा मानते हैं, इसीलिए जाते हैं। तो आप ये बताइए कि 8 से 10 घंटे आप जिस परिवार में काम करते हैं, वो आपका परिवार का हिस्सा हुआ ना। तो जब परिवार का वो हिस्सा हुआ, तो उसके घर जाने में दिक्कत क्या? शुरुआत में मैंने जब ये बात रखी कि मैं घर जाके मिलूंगा, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था, भाई CMD हो के आप घर जाएंगे? तो आप ये बताइए मैडम, आप इतने सीनियर लेवल पर हैं, आप इतनी प्रतिष्ठित हैं, तो कोई आप अपने परिवार वाला कोई आपको कहेगा साहब आप इतने प्रतिष्ठित हैं, आप मेरे घर नहीं आइए? ऐसा तो नहीं होता। आप उनके लिए आप वही हैं जो आप उनके परिवार का एक अंग है। उसी तरह मैंने कहा कि मैं CMD नहीं हूं, मैं तुम्हारे परिवार का एक सदस्य हूं। तो मैं जब उनके घर गया, तो क्या होता था ना कि वो आत्मीयता, अब जैसे घर गया, खाने के समय गया, तो एक एक बिल्कुल जो जो लेबरर, जिसको लेबरर बोलते हैं, जिसको कैटेगरी 1 बोलते हैं, बिल्कुल A टाइप के क्वार्टर में, एक कमरे का मकान। और जब वहां गया तो उनकी जो उसकी पत्नी थी, उस दिन के वक्त, तो मैंने कहा अच्छा क्या बनाई है खाने में बताइए? तो आप खाएंगे? तो हाँ खाऊंगा। तो लेके तो वो क्या होता था, वो आत्मीयता। बिल्कुल।
क्या होता है ना कि लीडर के लिए जरूरी है कि उसको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और लोगों का उस पर विश्वास होना चाहिए। उसके लिए जरूरी है लीडर को कि लीडर उन जैसा हो। गांधी जी क्यों सक्सेसफुल हुए? अगर गांधी जी 3 पीस सूट में अगर घूमते इंडिया में कि तुम आजादी हो तो बात बनती। उन्होंने किस अब वो आम आदमी बने और वो कब बने? जब उन्होंने भारत भ्रमण किया। हम्म, वो जब थे बैरिस्टर थे तब 3 पीस सूट में थे साउथ अफ्रीका में। जब हम्म, इंडिया आए और उन्होंने जो आजादी की लड़ाई लड़नी शुरू की तो वो पहले भारत भ्रमण उन्होंने किया और देखा कि क्या हालत है गरीबी। हम्म, तब उन्होंने कपड़ों को त्यागा। मैंने कपड़ों को नहीं त्यागा, लेकिन हाँ, मैं उन जैसा बनना चाहता था। हम्म, वो जमीन पर बैठ के खा सकते हैं तो मैं भी जमीन पर उनके साथ बैठ के खा सकता हूँ। तो ये कोई दिखावा नहीं था, ये मैं ऐसा ही हूं। मैंने ऐसा ही किया है शुरू से अब तक। तो उसमें क्या होता था कि बहुत सी चीजें पता लगती थी कि सर सही माने में संकोच करते थे। सर देखिए पानी थोड़ा खारा आता है तो उसको ठीक करो। सर देखिए यहाँ लीकेज होता है तो उसको ठीक करो। सर देखिए सड़क पर थोड़ी दिक्कत। तो उसके कारण क्या हुआ, कई कॉलोनियों में आरओ प्लांट लगाए गए इसी के कारण कि जो है वो पानी शुद्ध पानी मिले, लोगों का रहन सहन ठीक हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारी चीजें अच्छी हो गई, अभी भी बहुत चीजें बाकी हैं। लेकिन इससे क्या था होता था कि वो बिल्कुल, मैं हमेशा मानता हूं कि आप अगर किसी व्यक्ति को यहां हिट करेंगे तो उतना इफेक्ट नहीं होगा। यहां यहां हिट करिए तो क्या होता है ना कि इसके रास्ते आप अगर उसके अंदर पहुंच गई या हम्म। कोई पहुंच गया तो आप कोई भी काम, कोई भी टारगेट, कोई भी लक्ष्य पा सकते हैं। यही मूल मंत्र है। ब्यूटीफुल सर, इतना अच्छा लग रहा है सुन के मुझे ये। और हमको बहुत जरूरत है ऐसे लीडर्स की जो एक आइवरी टावर में नहीं बैठते हैं, लोगों से कनेक्ट होते हैं, एक चीज और है सर, आपका एक विजन है फॉर WCL of which a lot of young managers are a part, and a very beautiful process you set in motion for that. तो वो विजन कैसे डेवलप हुआ आपका? देखिए मैंने कहा ना आपको कि वो जो एक जब मैं WCL आया तो चूंकि बहुत दिनों से ये कंपनी बहुत खराब हालत में थी, लोगों के कंधे झुके हुए थे, बिल्कुल नेगेटिविटी। मतलब दफ्तर के अंदर भी जाता था तो लगता था दफ्तर सर के ऊपर गिरा चला आ रहा है, वो बिल्कुल नेगेटिव था। तो नेगेटिव माहौल में क्या होता है कि जो मिडिल एज के लोग होते हैं वो तटस्थ होते हैं, वो क्या होते हैं, वो फेंस सिटर होते हैं। जो सबसे ऊपर होते हैं सीनियर लेवल पे, वो क्या होता है, वो अपने करियर के आखिरी स्टेज पर पहुंचे होते हैं तो वो मान के चलते हैं कि यही है जिंदगी, ऐसे ही चलेगी। और तो होता क्या, वाइब्रेंट कौन होता है? बॉटम, हम्म, जो यंग है। हम्म, तो मैंने कहा कि इसको इसमें जीवंतता लाने के लिए सबसे जरूरी है कि बॉटम वाले को टच करें। तो पहले अगर बॉटम वाले एक्टिवेट हो गए तो अपने आप बीच वाले हो जाएंगे। और तब हमने एक क्वाइन किया, नाम तो बहुत कॉमन है, मैंने कहा WCL की जेननेक्स टीम। उस समय करीब 500 लोग थे। ये बात है 2014 के नवंबर की, मुझे आए हुए 1 महीने हुए थे। और मैंने कहा कि एक तरफ तो मैं जो ये जमीन और ये प्रोजेक्ट का काम करता हूं, लेकिन लोगों के बीच उत्साह कैसे बढ़ाऊं। तब इन लोगों को मैंने बताया, तब मैंने कहा यार, आई एम इन सर्च ऑफ ए यंग लीडर, आई एम इन सर्च ऑफ लीडर्स। तो लोगों ने कहा साहब पोस्ट तो है नहीं तो लीडर कहाँ से बनूंगा। तो मैंने उनको कहा कि देखो यार, ऐसा है कि लीडर, मैं जो मानता हूँ लीडर की बहुत सी थ्योरी होगी, बहुत से डेफिनेशन होंगे। मैं ये मानता हूँ, मैं सिंपली जानता हूँ कि जो अपनी लाइफ लीड कर रहा है वो लीडर है, चाहे वो कोई भी हो। एवरीबडी इज ए लीडर। तो तुम भी लीडर हुए। बट लीडर के जो कुछ गुण हैं, वो हम्म, गुण अपने आप में पैदा करके तुम हमारी मदद करो। और मैंने उनको आजादी दी, मैंने उन्हें पावर दिया, मैंने उनकी बात को सुना, उसको लागू किया। तो क्या हुआ, 1, 1.5, 2, 3 महीने बीतते बीतते वो हमारे नजदीक आ गए। वो कहा ना, ट्रस्ट। जब उनमें ट्रस्ट आना शुरू हुआ और लोगों ने देखा कि अरे सब काम आप यही कर रहे हैं, यही लोग कर रहे हैं जेननेक्स, तो मिडिल वाले जो फेंस सीटर थे वो स्टेडियम में उतर के आ गए बैटिंग करने के लिए। अब उन्होंने आके मुझसे कहा कि सर यंग वाला अगर कर सकता तो हम भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा मैं इसी दिन के इंतजार में था कि हम्म, आप कब वो सीढ़ियों से उतर कर नीचे उतरेंगे और जमीन पर आएंगे।
और तब वो साथ हुए। और तब हमने क्या किया कि एक रोपिन किया कि नीचे कैटेगरी 1 के वर्कर से लेके, हम कहते थे उसका नाम हमने रखा था, कैटेगरी 1 वाले का नाम था जनरल मजदूर, अभी भी नाम है। जनरल मजदूर से जनरल मैनेजर, जीएम टू जीएम का एक चेन बनाया। और उन लोगों को कहा कि हर जगह, हर एक एरिया, हर एक यूनिट में तुम एक संवाद ग्रुप हम लोगों ने बनाया था कि तुम जुड़ो और जो भी तुमको डिसीजंस लेने हैं वो डिसीजंस लो, जो भी भले के लिए। तो क्या हुआ कि उन लोगों के बीच एक 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 वाइब्रेंसी आ गई। और तब तक इधर मैं तैयार था जमीन लेके और प्रोजेक्ट लेके। आपको मैं बताऊं आउट ऑफ बॉक्स की बात, कि जो कंपनी ये सोचती थी कि आगे एक भी खदानें नहीं खुलेंगी, उस कंपनी ने जनवरी 2015 में पहली खदान खोली। ये 2014 अक्टूबर में मैं आया था, उस समय तो कुछ भी नहीं था। 2015 में पहली खदान खोली और उसके 18 महीने लगातार हर महीने की 25 तारीख या 26 तारीख को एक एक खदानें। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था WCL का। कैसे बनाई? राजीव मिश्रा ने नहीं किया, मेरा कोई योगदान नहीं इसमें, उस टीम का योगदान रहा। उस टीम को में जो एक जो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो गई, आपस में मिल के हाथ बढ़ाने की मिल के हो गई। इसके कारण क्या हुआ कि वो जो असंभव हुआ वो संभव होने लगा। असंभव और टारगेट यही है। सो नाइस टू हियर दिस सर। आपके जो पेरेंट्स हैं और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, स्पेशली मे बी आई थिंक आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट योर पेरेंट्स, उनके जो जीवन शैली थी उससे आपको क्या चीजें आपने एब्जॉर्ब की हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार का हूँ। मेरे मेरे फादर ब्यूरोक्रेट थे, मेरे बड़े ब्रदर ब्यूरोक्रेट रहे। और बट मैं अपने ब्रदर की बात कहूं कि फादर तो मेरे डाउन टू अर्थ थे ही। तो ब्रदर का था कि ही वॉज हियर इन दिल्ली, मैं नाम और वो अभी नहीं बताना चाहूंगा। वो जाते थे मंत्रालय और काफी सीनियर जगह पर थे और बहुत ऊंचे पद पर थे। और मैं उनके घर गया, मैं जब जाता था दिल्ली तो मैं उनके घर वहीं रहता था, वहीं स्टे करता था। मैं भी नौकरी में आ चुका था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि तुम अगर जा रहे हो दफ्तर तो मैं भी चलता हूँ साथ में, साथ साथ चलते हैं। तो उतने ऊंचे पद पर थे तो मैंने सोचा कि बाहर में गाड़ी खड़ी होगी, गाड़ी से चला जाऊंगा। बाहर निकले तो गाड़ी नहीं थी। तो मैंने कहा भैया गाड़ी, तो बोले चलो साथ में। तो हम लोग पैदल चलते चलते सड़क पर आए और बस स्टॉप पर खड़े हुए। और एक पर्टिकुलर नंबर की बस आई, हम लोग बस में बैठे और हम लोग दफ्तर पहुंच गए। तो जब दफ्तर पहुंचे तो मैंने पूछा उनसे कि भैया, और जब दफ्तर पहुंचा तो देखा कि उनकी गाड़ी खड़ी है और बाकायदा पूरे तामझाम के साथ। तो मैंने पूछा कि भैया ये क्या? बोले सरकार मुझे घर से दफ्तर आने के लिए गाड़ी नहीं देती है, मुझे सरकारी काम के लिए गाड़ी मिलती है। तो एक ये इंस्टेंस था ये। तो इस तरह से कई एक चीजें मैंने अपने परिवार में देखी कि बहुत ही सिंपल तरीके से लोग रहे, डाउन टू अर्थ, और लोगों को साथ लेके चलने वाले। तो कहीं ना कहीं संस्कार में वो मिला। और फिर उसके बाद मैंने कहा ना कि एक पर्टिकुलर समय के बाद मैं खुद निकल पड़ा देशाटन में। मैंने कहा था ना कि मैंने इंटरमीडिएट के बाद मुझे ज्ञान आया कि दुनिया देखो। एक होता है ना, वो एक उम्र होती है जब आदमी कुछ सोचता है कुछ करने की। तो मैं बहुत घूमा, ट्रेन से जाता था कई एक जगह, कई एक परिवार के लोग थे उनके यहाँ जाता था, रास्ते में ऑब्जर्व करता था। तो ये जो जमीन को देखा कि अपने से नीचे में मैं बहुत बेटर हूं, ये मैं फील करता था। और ये सोचता था कि बहुतों से बहुत बेटर हूं, नीचे में बहुत स्थिति अच्छी नहीं है। वो कहीं ना कहीं अंदर में घर करती गई। और इसीलिए वो जो होता है ना कि पावर जो सर पर चढ़ना और हम कोई बहुत बड़े हैं, मैंने जमीन को पकड़ कर रखा और वही मुझे काम आया। So, sir, before we conclude, जो young managers हैं WCL के, very dynamic team that you have created, would you like to say something to them? Have a good vision, be positive,
be visionary, have trust on yourself first, and then generate trust on your subordinates, your people working around you. If you have a trust on your team, और टीम का आपके ऊपर अगर ट्रस्ट है और आप इसका मतलब आप लीडरशिप सही दिशा में जा रहे हो। और उसके बाद टारगेट को मत सोचो, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट को अगर आपने अपने साथ कर लिया तो कोई भी टारगेट, मैं एक और फिर छोटा उदाहरण अगर आपके पास समय है तो मैं 2 मिनट में बताना चाहूंगा कि 2018 शुरू में 3 साल में क्या होता था कि जो भी हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोल इंडिया से सालाना उत्पादन का कोल प्रोडक्शन का टारगेट मिलता था, हम अचीव नहीं कर पाते थे, नजदीक पहुंच के रुक जाते थे। तो उसी समय ये ज्ञान आया कि टारगेट कुछ नहीं है, पहले लोग को ठीक करें तब टारगेट तो अपने आप ही हो जाएगा। और वही हुआ। एक मिशन की हमने चलाया था, मिशन WCL 2.0, और लोगों को कहा कि हम टारगेट वारगेट की बात नहीं करेंगे, हाथ पकड़ो पहले। और हमने हाथ पकड़े। और उसके बाद स्थिति क्या हो गई कि 2018-19 में एक ऐसा समय आया कि जब टारगेट फिक्स हो रहा था तो मुझे बुला के लोगों ने कहा कि अच्छा इतना कर पाएंगे आप WCL से। तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था कि अब तक तो हम हाथ पकड़ चुके हैं, हम तो वो भी कर लेंगे। तो फिर उसके बाद फिर टारगेट बढ़ाया गया और अल्टीमेटली क्या हुआ, 2018-19 के बाद हम आगे आगे चलते हैं और टारगेट हमारे पीछे पीछे है। ये तो कोई जादू की बात नहीं हुई, लोग वही हैं, प्रोजेक्ट वही है, हम भी वही हैं। हुआ क्या कि हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, वी बिकेम अ टीम, वी बिकेम अ फैमिली। तो लीडरशिप सिर्फ एक तमगा नहीं है, एक पोस्ट नहीं है, एक कोई पावर नहीं है। लीडर, महात्मा गांधी जी के पास क्या पावर था, क्या पोस्ट था? ही वॉज नथिंग। आज भी लोग कहते हैं ना कि अगर महात्मा गांधी इंडिया करके पोस्ट कार्ड आता था, एक ही महात्मा गांधी हुए, तो वो बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे मेरे लिए, बहुत बड़े इंस्पिरेशन। तो इसीलिए लीडर के लिए जरूरी नहीं है पोस्ट पावर, ये नहीं। आप विजनरी हो, पॉजिटिव थिंकर हो और ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट को अपने साथ लेके चलो, टारगेट झक मार के आपके पीछे दौड़ेगी। बिल्कुल सर। एक बिफोर आई मीन देयर इज सो मच वी कैन टॉक अबाउट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं इन दिस कंट्री who can't deal with failure. So it would be really nice अगर आप कुछ भी एक एक्सपीरियंस शेयर करिए जिसमें you faced failure and how you dealt with it. WCL में जो बाहर से दिखता था शुरुआत में बड़ा अच्छा हो रहा था। 2014-15 में हम लोगों ने टारगेट अचीव, पॉजिटिव रिजल्ट किया। 2016 में हम लोगों ने पॉजिटिव रिजल्ट किया। 2016-17 और 2017-18 वही हुआ जो आप बोल रही हैं। ये ऐसा नहीं था कि यात्रा बहुत आसान थी। मेरी ये किताब अगर कोई पढ़ेगा या आप पढ़ेंगी तो उसमें मैंने एक चैप्टर लिखा है आरोह अवरोह। आरोह अवरोह मतलब ऊंच और नीच। 2 साल में WCL को लगभग 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ और फिर वो समय ऐसा आया कि लगा कि अब ये कंपनी डूब जाएगी। 2017-18 और फिर लोगों में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आने लगी थी, लेकिन पता नहीं उस समय तक मैंने इतना उन लोगों पर उनका कॉन्फिडेंस जीत लिया था कि लोग ये समझते थे कि अच्छा ये है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये खड़े हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और तभी उसी समय वो मिशन WCL 2.0 हमने लॉन्च किया। हमने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, लोगों को हर को जुड़ना पड़ेगा। और जो कंपनी 2016-17 और 17-18 कुल मिला के 4,000 करोड़ का लॉस करे और लोगों ने कहा कि अब ये कंपनी फिर डूबी, वो 2018-19 में बहुत मेहनत लगी। 6 महीना 8 महीना तब रात दिन एक किया, दौड़ भाग होती रही, लोगों को कनेक्ट किया, चीजों को सुधार किया और वो डायग्नोसिस की कि आखिर दिक्कत कहाँ है। और नतीजा ये हुआ कि 2018-19 में WCL ने बेस्ट एवर रिकॉर्ड बनाया, प्रॉफिट भी किया और बेस्ट एवर रिकॉर्ड बनाया। तो वो पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ टीम वर्क, बिकॉज लोगों ने कहा कि हाँ साहब कर। इसमें क्या है, कभी कभी आपको कुछ थोड़ा सा त्याग भी करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट
सबसे बड़ी चीज है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है कि नहीं ये हमसे नहीं होगा, ये नहीं वर्ड, नो शब्द डिक्शनरी में आपके नहीं होना चाहिए। आप ये कोई भी चैलेंज हो डील करें, ठीक है, एडवर्सिटी आएगी, फेलियर आएगा। फेलियर आप जब ये किताब वो पढ़ें तो आपको पता लगेगा, अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता तो छोड़ के भाग गया होता कि अब साहब संभव नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो लड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। वो जो एक पैशन होता है ना कि नहीं साहब लड़ के कुछ करना है, वो जरूरी है। आई और थिंक उसके लिए जुझारू, उसमें क्या जिसको होता है, जुझारू एग्जैक्टली बोलते जुझारू, सही सही शब्द बोला आप, जुझारू। तो वो जो है जुझारू होना जरूरी है और उसके बाद रिजल्ट आएगा। मैंने कहा ना कि अगर आप अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, अपने को ऊपर और लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और वही हुआ। तो ऐसी बात नहीं है, ये लाइफ में भी होता है, कंपनी में भी होता है, कहीं भी होता है। सर, जैसे आपने कहा था कि लिफ्ट मैन ने आपसे बोला कि तो वो एक टू ब्रेक दैट बैरियर, उस लेवल ऑफ कंफर्ट को अचीव करने के लिए कि वो आपसे ये बात बोल पाए, हाउ डिड यू गेट देयर? तो इसलिए हुआ कि फिर मैं एक कहानी कहूँ, फिर मैं एक इंस्टेंस बताऊंगा, इसका भी जिक्र मैंने अपने किताब में किया है कि जब मैंने ज्वाइन किया, उसके तीसरे ही दिन मैं जब दफ्तर पहुंचा, तो उस समय क्या होता था कि सीएमडी के लिए वो लिफ्ट अकेले वहां खड़ी रहती थी और उसमें सिर्फ सीएमडी जा सकता था, ओके, दूसरे अलाउड नहीं थे। अच्छा। तो मुझे बड़ा अटपटा लगे, मैं समाजवादी विचारधारा का लोगों को साथ लेके चलने वाला। तो पहले दूसरे दिन तो मुझे समझ में नहीं आई बात, मैंने सब समझा कि शायद ऐसा होगा क्योंकि लोग नजर नहीं आए। बट तीसरे दिन मुझे ये अंदाज लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सामने जो लिफ्ट थी उसमें लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, और मेरे लिए वो लिफ्ट तैयार खड़ी है, और भले उसमें 4-5 लोग ही जाते हों। तो जब मैं थर्ड डे पहुंचा, तो जब मैं लिफ्ट के पास पहुंचा तो देखा कि अकेले मैं जा रहा हूं। तो मैंने बगल वाले लिफ्ट की तरफ ध्यान दिया, तो मैंने कहा आओ भाई 2-3 लोग आ जाओ यहाँ। तो लोग संकोच करने लगे, कभी देखा ही नहीं था। तो वर्चुअली मैंने उन लोगों को हाथ पकड़ के कहा चलो अंदर आ जाओ, तो आ गए अंदर हमारे साथ। अब अंदर से ऊपर चले और थर्ड फ्लोर पर पहुंचे, उसमें एक और छोटा सा शॉर्ट हाइट का एक आदमी था, वो सर झुकाया था। तो फिर मैं बाहर निकला अपने फ्लोर पर, बाकी लोगों को कहा था आप इनको लेके ऊपर जाओ, तो लेकिन वो एक छोटा सा वो जो शॉर्ट हाइट वाला था वो बाहर आया। तो मैंने सोचा कि उसका भी यही फ्लोर होगा, तो मैंने पूछा कि आप भी इसी फ्लोर पर उतरोगे? तो कुछ नहीं बोल रहा है। फिर जब उसने आंख उठाई तो देखे उसके आंख में आंसू थे। तो मैंने पूछा क्या बात है, कोई तकलीफ है? तो कहा कि नहीं साहब, तकलीफ नहीं है, पहली बार सीएमडी के साथ लिफ्ट में चढ़ा हूं, इसीलिए खुशी के मारे आंसू निकल रहे हैं। और ये वो लिफ्ट वाले ने देखा था। और उसके बाद से नतीजा ये हुआ कि अभी भी जब मैं रिटायरमेंट के समय तक, सिर्फ कोरोना काल में चूंकि एक वो हो गया था कि लिफ्ट में वो करना, अदरवाइज मैं इनवेरिएबली मैं कभी अकेले नहीं गया लिफ्ट में। और एक और चीज, जब भी देखता था कि लिफ्ट के पास लाइन ज्यादा है, तो मैं 3 तल्ले सीढ़ी से चला जाता था, बाकी लोगों को कहता था कि मेरे लिए लिफ्ट मत रोको। तो क्या हुआ ना कि, और ये कोई ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैंने कोई वो एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की, मैं वैसा ही था, मैं वैसा ही हूं। तो वो जो भटक खुली, तो मेरे पास तो स्वीपर भी आके कहते थे कि सर हमको ये दिक्कत है, मुझे मेरे कमरे में स्वीपर भी आ जाते थे, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये कनेक्टिविटी बनानी पड़ी है, बनानी पड़ेगी लोगों को कि आप चाहे कितने भी ऊंचे पद पर हो, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको टीम को लेके चलना पड़ेगा। और टीम को जब लेके चलेंगे तो टीम की के दुख सुख में भी साथ होना पड़ेगा। जो कमी है, अभी देश में भी कमी है, लोगों में क्या दिक्कत है, लोगों को क्या परेशानी है, ये समझे बिना आप अगर कोई हमको ऐसा करना है, हमको ये करना है, ये संभव नहीं होगा जब तक कि आप सबको साथ लेके नहीं चलेंगे और सबकी परेशानी नहीं समझेंगे। यही कंपनी में हुआ। राइट। सो सर, ब्यूटिफुल, मुझे इतना लग रहा है कि वी कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन। बिफोर वी फाइनली चूज टू कंक्लूड, जो स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल, जैसे आपने 2-3 बार कहा कि यू वर नॉट अ वेरी ब्रिलियंट टॉपर काइंड ऑफ स्टूडेंट अर्लियर ऑन, so is there a message you would like to give to the student community?
देखो क्या है ना, आज के समय में एक होड़ लगी है कि 99.4 आया तो 99.7 क्यों नहीं आया। cool. हम लोग तो 67, 68, 70, 75 लास्ट में जाके 78% पर आए थे, उसी में खुश रहते थे। मैं ये मानता हूं कि देखो ये जो नंबर्स हैं मैडम, ये मैं अपने स्टूडेंट्स, ये जो नंबर्स हैं ना, ये सिर्फ आपको, ठीक है, आपको आपके लिए गेटवे है कि आप ऊपर आप अच्छे कॉलेजेस में जाएं। कोई जरूरी नहीं है कि आप अच्छे कॉलेज में जाके आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा। सबसे पहले जरूरी है, देखिए, एक नॉलेज और दूसरा एक्सपीरियंस। आप मुझे ये बताइए, कोई अगर एक एमबीबीएस डॉक्टरी करके और जिंदगी भर पेशेंट को ना देखे तो एक समय के बाद उसको भी दिक्कत होगी, क्योंकि एक्सपीरियंस भी जरूरी है। तो अच्छी से अच्छी पढ़ाई आप जरूर करें, लेकिन उस नंबर की होड़ की ओर नहीं जाए। कोई बात नहीं, अगर 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 मान लीजिए आपको कम नंबर आए तो घबराइए नहीं। वो कहते हैं ना कि अगर मन का हुआ तो अच्छा और मन का ना हुआ तो और भी अच्छा। तो कहीं आपके लिए कुछ दूसरी चीज बनी है, तो इसीलिए मेहनत करिए, लेकिन उसके एक पीछे जान देने की जरूरत नहीं है। अगर अगर आपके कम नंबर आए, आपको कोई एक दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी पड़ी, तो आप उसको कम मत समझिए। आप वहीं बेटर हो सकते हैं, भीड़ से अलग हो सकते हैं। भीड़ से अलग होने की थिंकिंग रखो, विजन रखो, नंबर गेम पर कभी नहीं जाओ, नेवर। क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द जो एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपने क्या सीखा दुनिया से, क्या समझा आपने दुनिया को, वो काउंट करेगा। वो मशीन के डेफिनेशन की तरह नहीं, 3 इडियट्स की तरह की मशीन का डेफिनेशन अगर जानते हैं तो डेफिनेशन जो है वो है, और जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी, वो है। ये अंतर होना जरूरी है। बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना टाइम दिया हमको। अरुणिम अंकुरन इज ग्रेटफुल फॉर द कॉन्वर्सेशन यू हैड एट एक संवाद विद अस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। और मैं ये कहूंगा जरूर कि आप जो अरुणिमा अंकुरन से जो कार्य कर रही हैं, ये समाज के लिए बहुत अच्छी चीज आप कर रही हैं, तो आपको भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, धन्यवाद।